हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। लास्ट वीडियो हमने लर्न किया था सेल के बारे में। सेल के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके फंक्शंस को हम लर्न कर चुके हैं अच्छे से। उसके बाद हमने लर्न किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, उसको किसने दिया था, और सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उसको हम क्या है और उसको समझना कैसे वो हम समझ चुके हैं। और इसके बाद हमने समझा कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं सेल मेम्ब्रेन के। उसके बारे में हम इस वीडियो में लर्न करेंगे अच्छे से कि ये स्ट्रक्चर्स होते क्या क्या हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका क्या काम है हमारे सेल मेम्ब्रेन में और इनका क्या फंक्शन है, इसको हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो हमने समझा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। अब हम वो इंट्रोडक्शन था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में होता क्या है। अब उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अब उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स होता क्या है। तो जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होता है ना, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। और जो लिपिड्स होते हैं वो अकाउंट करते हैं 40% जो होता है ना वो बना हुआ है लिपिड से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो पूरा 40% बना हुआ है लिपिड से। अब लिपिड्स में बेसिकली वो किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से। इनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ एक्चुअली में ये होता क्या है। जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फेट और ये लिपिड मॉलिक्यूल होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। इसलिए इसका नाम ही है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट वाला ग्रुप, लिपिड मतलब इसके अंदर जो दो फैटी एसिड्स होती है ना वो लिपिड से बनी हुई है, इसलिए उसको फॉस्फोलिपिड। बाइलेयर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी दो लेयर है, ठीक है, डबल परत है इसकी, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बोलते हैं। इसलिए ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, ठीक है, इसका अलग काम होता है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है, इसी के अंदर ये दोस्त होता है लिपिड्स का, ठीक है। तो ये लिपिड के साथ होता है, ये लिपिड्स के साथ इसकी गहरी दोस्ती होती है, ठीक है। और ये सेल के जो मेम्ब्रेन होता है ना उसकी वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। मतलब भाई भाई हैं हम, दोस्त दोस्त हैं, जीवन भर दोस्त रहेंगे, ये दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक है दोस्ती का। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड मॉलिक्यूल ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को टूटने नहीं देते हैं, उसकी रिजिडिटी को हमेशा बना के रखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल सपोर्ट को एनहांस करते हैं, बना के रखते हैं। अगर ये ना होता ना सेल मेम्ब्रेन, एक ऐसी परिस्थिति जिसको बोलते हैं मतलब फ्लूइडिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना तो सेल मेम्ब्रेन हम अपने आप या तो बहुत ज़्यादा पास में जकड़ जाएगा या तो बहुत फैल जाएगा, गर्मी में टूट जाएगा। तो उसको कोलेस्ट्रॉल उसको बांध के रखता है, एक तरीके की रस्सी, ना तुम फैलोगे भी नहीं ना तुम सिकुड़ोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे, मुझे वैसे ही तुम पसंद हो, ये दोस्त बोलता है इसका कोलेस्ट्रॉल। अब दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होती है 50% जो होता है ना पूरे फॉस्फोलिपिड में 50% बनी हुई है प्रोटीन से। अब प्रोटीन जो होती है ना वो बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है ना उसको इंटीग्रल प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट वाले ग्रुप के साथ पूरी एम्बेडेड होती है, ठीक है, उस तक पूरी फैली होती है, ठीक है। जो प्रोटीन पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगी ना उसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसको इंटीग्रल प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर पूरी फैली होती है, इंट्रिंसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच में होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझ में आया।
तो इंटीग्रल, इंट्रिंसिक और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और दूसरी कौन सी प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब पेरिफेरल क्यों बोल रहे हैं, पेरिफेरल मतलब त्वचा के ऊपर की जो चीजें होती हैं उसको पेरिफेरल बोलते हैं। तो वैसे ही मेम्ब्रेन के जो ऊपर होंगी, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स क्या होंगी, तब कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होंगी, इसके साथ अटैच होंगी, या तो ऊपर या तो अंदर, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स तुम्हारे फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाहर तुम्हारे एटमॉस्फेयर में अटैच होंगी, कुछ सेल के अंदर अटैच होंगी, ठीक है। इनको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, इनका अलग काम होता है, ठीक है, और इनका अलग काम होता है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। अब बच्चा है कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो 1 से 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो ये चैन दिख रही है, ये वाली चेन, ठीक है, एंटीना, घर का एंटीना होता है, पुराने समय में एंटीना होता था घर में, ठीक है, वैसा ही ये शेप के आकार होता है, ठीक है। अब ये जो ये कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है ना, ये ऑलिगोसैकेराइड की बनी हुई होती है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है, पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप तुम्हारे लिपिड लेयर से अटैच होगी, ठीक है, लिपिड से अटैच होगी, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि वो लिपिड से अटैच है। जो प्रोटीन से अटैच है, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, अब लिपिड मतलब लिपिड। तो ग्लाइको प्रोटीन जो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, और जो कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड चैन से अटैच है उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। इनका भी अलग काम होता है, ठीक है। एक बेसिकली इसका काम है सेल आइडेंटिफिकेशंस का, बहुत जरूरी। सेल को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम इंसान, हमारा चेहरा ऐसा है, ठीक है, एलियन का चेहरा कैसा होगा, अलग होगा, ठीक है। अब तो अलग अलग इंसान में प्रजातियां भी होती हैं, जैसे चाइनीज होते हैं उनका चेहरा देखो उनका फ्लैट होता है, जो एशियन रेस होती है उनकी देखो चेहरा का शेप अलग होता है। हम कैसे पहचानते हैं, उनका अलग अलग अपीयरेंस से पहचानते हैं ना। तो वैसे ही सेल का भी अपीयरेंस कैसे पहचानते हैं, उसके एंटीजन से, उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उससे पहचानते हैं, अच्छा तुम ये हो, तुम मेरे हो। मतलब सेल के अंदर जो एंटीजन होता है वो बोलते हैं हमारे हमारे सेल्फ एंटीजन बोलते हैं उनको, ठीक है। एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉरेन एंटीजन। हमारा इम्यून सेल्स क्या करता है, हमेशा जो फॉरेन एंटीजन उसको मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमारा सेल्फ एंटीजन होगा जिसको हम पहचानते हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरेन एंटीजन होगा, उसको दिखेगा नहीं ये तो हमारा नहीं है, इसको मारो, तुरंत मार देगा। इम्यून सेल्स जो होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, वो फॉरेन एंटीजन को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ये सही है कि नहीं, इसको जांच पड़ते हैं। जैसे ही पता चलता है उनको सही नहीं है, तुरंत फैगोसाइटिक एक्टिविटी आ जाएगी, तुरंत मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, तुरंत वो हिस्टामिन रिलीज कर देंगे, तुरंत उसको मारने की कोशिश शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो सेल्फ एंटीजन के पास जाएंगे, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर वो सेल्फ एंटीजन है, हमारे एंटीजन है, उसको हम नहीं मारेंगे। ये इम्यून सेल्स का काम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये करते हैं, सोचो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, अगर ये ना होता इम्यून सेल्स तो हमारे पूरे शरीर को मार देती। तो कार्बोहाइड्रेट ये काम करते हैं। प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जैसे जो प्रोटीन है ये क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स और जो चीजें सेल के अंदर नहीं जा पाती हैं बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो उसको पहुंचाती हैं। जैसे ग्लूकोज को पहुंचाना, अमाइनो एसिड्स को पहुंचाना, आयंस बहुत जरूरी है हमारे लिए, आयंस को पहुंचाना, बाहर लेके जाना, तो ये प्रोटीन्स काम करती हैं। और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारा क्या हो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसलिए अरेंज है ताकि बाहर वाला सरफेस बाहर ही रहे, एक्स्ट्रासेलुलर अंदर वाला अंदर ही रहे, ठीक है। तो इसका अपीयरेंस देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, बहुत अच्छा स्पेस, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इसका अरेंजमेंट। हम लोग मतलब अगर हम लोग कोई नई चीज बनाना चाहें तो ऐसे बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। तो भगवान ने बनाया तो वो बहुत अद्भुत है। अगर इसको हम देखें, सोचो फॉस्फेट जो होता है ना, वो वाटर लविंग होता है, तो देखो वो बाहर है, सेल के अंदर है और सेल के बाहर है, ठीक है। तो सोचो यहाँ भी पानी होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में यहाँ भी पानी होता है, तो इसलिए ये बाहर है, ठीक है। अंदर क्या है, लिपिड लेयर है, और लिपिड लेयर अंदर इसलिए है ताकि वही चीज अंदर आए जो जरूरी है और वही चीज अंदर ना आए जो जरूरी नहीं। तो लिपिड बाइलेयर ये देखती है, ठीक है। उसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि दोस्त बना के रखता है, मेरा दोस्त मेरे दोस्त सब साथ में रहेंगे। तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स देखें तो वो ऐसा होता है, इनके अंदर लिपिड्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि लिपिड्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। हमने पढ़ा कि सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, लिपिड्स होते हैं उसमें,
प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब सबसे ज़रूरी है, सबसे पहला जो है वो लिपिड्स। लिपिड्स किसके बना होता है? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर किस मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होता है वो किससे बना होता है? सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। अब ये जो अरेंजमेंट है बाइलेयर का, वो किसका अरेंजमेंट है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि ये बाइलेयर का अरेंजमेंट है, ये क्या करता है ये भी समझ लिया। अब ये जो फॉस्फोलिपिड एक मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? ठीक है, एक ये होता है फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर। ठीक है, और ये दो जो डंडी जो पूछ रहे थे तुम लोग, ये जो डंडी क्या होती है, इसको बोलते हैं फैटी एसिड चेन। अगर हम लोग एक जो है ना, इसको हम लोग देखें एक को, तो ये ऐसा दिखेगा। ये किससे बना हुआ है? फॉस्फेट से। ये वाला फॉस्फेट से बना हुआ है। और ये दोनों चेन किससे बनी हुई है? फैटी एसिड्स। किससे बनी है? फैटी एसिड चेन से बनी हुई है। ठीक है, फॉस्फेट से बना है फैटी एसिड से, ये समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फो और फैटी एसिड मतलब लिपिड, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? बाइलेयर में होता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? जो फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट वो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक इसका नेचर होता है। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक नेचर मतलब, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब, और फिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब लविंग। फिलिक मतलब होता है लविंग, इसलिए उसको बोलते हैं वाटर लविंग। ठीक है, ये हमेशा वाटर लविंग होगा, तो ये हमेशा वाटर साइड होता है। देखो हमेशा ये या तो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है या तो ICF में होता है, बीच में नहीं होता है। या तो हमेशा तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगा या तो ICF में। इसका अरेंजमेंट ही कितना अच्छा है, मतलब अगर आप समझना चाहें तो कितना अल्टीमेट है। अगर हम सोचे तो हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, कितना अल्टीमेट है। ICF और ECF में ये पाया जाता है ताकि ये पानी के साथ ये छुए। तो जो अगर यहाँ तेल होता है, मतलब सोचो तेल का अगर हम कहीं पानी में डाल दो तो क्या पानी दूर हो जाता है? तेल अलग पानी अलग, ऐसा ही तो होता है ना। तेल को तुम गिराओ पानी में, पानी एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो मतलब तेल की प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती हैं, तो पानी दूर हो जाते हैं। सोचो तेल यहाँ होता तो पानी दूर रहता, अंदर ही नहीं मतलब दूर रहता है, एकदम डिसोसिएट रहता, सही से पूरा फंक्शन नहीं होता। इसलिए हाइड्रो जो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग फॉस्फेट वाला ग्रुप हमेशा बाहर होता है। ठीक है, बाहर की तरफ, ICF और ECF की तरफ। ठीक है, अब नीचे वाली जो दो चेन है वो किससे बनी हुई है? फैटी एसिड से। और इसका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब होता है वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। अब फोबिक मतलब फियर। फियर मतलब डर, डर। तो ये हमेशा पानी से डरते हैं, इसलिए पानी से दूर रहते हैं। ये अंदर की तरफ रहते हैं, दोनों अंदर की तरफ रहेंगे, कोई भी बाहर की तरफ नहीं रहेगा। पानी की तरफ सिर्फ फॉस्फेट रहेंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक हैं, जो पानी से डरते हैं, वो हमेशा अंदर रहेंगे। इनका अरेंजमेंट ही ऐसा है। इनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं। ये लिखा हुआ है बच्चों, ये है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक मतलब होता है कि दो प्रॉपर्टीज एक साथ होना। पहली प्रॉपर्टी वाटर लविंग की, दूसरी प्रॉपर्टी वाटर हेटिंग की। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी होना। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, एक होता है ये वाला जो एंड है ना, इसको बोलते हैं पोलर एंड, और इस वाले एंड को बोलते हैं नॉन पोलर एंड, क्योंकि ये चार्ज, इसके पास एक चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर एंड। और ये इसको नीचे वाले को बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला पोलर एंड है, चार्ज है, तो ये वाटर के साथ है, वाटर के साथ रहता है। ठीक है, और नॉन पोलर एंड है, ठीक है, तो इसलिए ये फैट के साथ रहता है। ठीक है, इसलिए इसको एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक मतलब पोलर एंड और नॉन पोलर एंड दोनों होता है। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ रहता है घुल मिल के बहुत अच्छे से। और जो फैटी सोर्स होता है वो क्या होता है? वाटर हिटिंग होता है, वो फैट के साथ अच्छा रहता है।
ठीक है। तो ये वाली जो होती है ना मेम्ब्रेन, ये हमेशा लिपिड सॉल्युबल मटेरियल से, लिपिड सॉल्युबल जितनी भी चीज़ होंगे उसको आसानी से जाने देंगे। क्यों? जैसे वो उनके रिश्तेदार है ना, लिपिड सॉल्युबल से बनी है तो उनके रिश्तेदार को ही जाने देगा। लेकिन अगर दूसरा आ गया, कोई दूसरी जात का आ गया, जैसे आ गया वाटर, मतलब तुम्हारा आ गया वाटर सॉल्युबल आ गया, जैसे ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गए, आयंस आ गए, चार्ज मॉलिक्यूल आ गए, जिनके पास चार्ज मतलब उनके पास चार्ज, उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो ये कहते हैं कि ज़्यादा पैसा है ना, दूर रहो दूर रहो, उनका अंदर ही नहीं आने देती है। तो इससे पहले मैं बताया ना, ग्लूकोज वो हमेशा वापस चले जाते हैं, ठीक है, सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ही अंदर पाते हैं। और वो अगर ग्लूकोज के लिए अलग से प्रोटीन्स इसलिए बनाई गई हैं जिनको बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। ग्लूकोज हमेशा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ जाता है, आयंस आयन प्रोटीन के थ्रू अंदर आती हैं। तो जो मेम्ब्रेन जो लिपिड्स होती हैं वो बनी हुई है, किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, समझ में आया? तो जो फॉस्फोलिपिड है इसका अरेंजमेंट बाइलेयर अरेंजमेंट है, ठीक है। और अगर हम एक फॉस्फोलिपिड को जूम करेंगे तो जो हेड वाला जो होता है ना वो फॉस्फेट से बना हुआ है, उसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, ठीक है, वो वाटर को पसंद करता है इसलिए वाटर की तरफ रहता है। टेल वाले जो हैं वो फैटी एसिड से बनी हुई हैं, उनको हम, उनका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, इसलिए हम उनको वो वाटर से डरते हैं इसलिए अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये दोनों एंड क्या है, एक पोलर एंड होता है इसमें, ठीक है, जिसके पास चार्ज होता है, एक नॉन पोलर एंड होते हैं जो नॉन चार्ज होता है। तो पोलर एंड हमेशा चार्ज वाले को ही साथ में रहता है और नॉन पोलर नॉन चार्ज के साथ ही, जो इसलिए जो फैटी एसिड्स होती हैं वो सिर्फ नॉन पोलर को, ठीक है, और जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है उन्हीं को अंदर आने देती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, उन्हीं को अंदर आने देती है, इसलिए इसको एम्फीपैथिक बोलते हैं। एम्फीपैथिक मतलब इसके बाद दोनों नेचर है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों। अब दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड्स में एक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तेल तेल सब सोचते हैं कि तेल जो होता है नुकसानदेह होता है, ठीक है, वो तेल नुकसानदेह होता है जो प्रोसेस्ड होता है, जो कंपनियां बनाती हैं, इंडस्ट्री उसमें क्या बना देती है, मिक्स कर देती हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो तेल नुकसानदेह होता है। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग जो ऑयल होता है, ठीक है, सफोला, सनफ्लावर, जो भी ऑयल है, ठीक है, वो ऑयल हमेशा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही तुम्हारे हार्मोन जो होते हैं ना वो किससे बने हुए, स्टेरॉइड हार्मोन से, और स्टेरॉइड हमेशा किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, फैटी एसिड से। और सोचो मेम्ब्रेन, हर शरीर में सारे सेल्स हैं, सारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल, ये तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको साथ में जोड़ के रखता है, ठीक है, और उसकी रिजिडिटी को मेंटेन करता है, ताकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सेल मेम्ब्रेन के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट नेचर, बहुत ज़्यादा ठंडा नेचर, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन टूट भी सकता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, दोस्त के तरीके काम करता है, उनको पकड़ के रखता है, जोड़ के रखता है, तुम दूर नहीं जाओगे मेरे दोस्त, तुम टूटोगे नहीं, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन लिपिड्स में सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये फॉस्फोलिपिड का ये काम होता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का ये काम होता है। समझ में आया? अब हम समझेंगे इसके बाद मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं और उनका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में। अब हमने पढ़ा कि इससे पहले कि लिपिड्स क्या होती हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड्स कैसी होती हैं, और उसके अंदर फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है और उसका क्या क्या काम होता है। अब इसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होती हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है ना वो कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है हमारे शरीर के अंदर और हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहला है इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको भी बोलते हैं, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, और दूसरी है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ जो होती। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब होता है मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, उसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसलिए इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन काम इसका यही है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं, ये वाली जो है इसको बोलते हैं इंटीग्रल,
इंटीग्रल प्रोटीन। समझे? अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होती हैं? जो प्रोटीन तुम्हारे मेम्ब्रेन के या तो ऊपर की तरफ, क्योंकि आधी अधूरी होती हैं, प्रोटीन के ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, पूरी मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती हैं, या तो ऊपर नीचे या तो खुद इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर जो पाई जाती हैं उसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है ना, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो क्या काम करती है हमारे इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। वो जो आयंस, ठीक है, जो आयंस इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से नहीं जा पाते हैं, ठीक है, नहीं जा पाते, किसी वजह से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उसका अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि वो कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर तो जाने नहीं देगी, क्योंकि उसके पास पैसा भी कम है और दूसरे वाले जाति भी उनकी अलग है, तो जाने तो नहीं देगी। तो इसलिए ये बनाई गई हैं प्रोटीन चैनल, ठीक है, जिनको चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके का चैनल, ठीक है, ये एक तरीके का चैनल मतलब जिससे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका का कैरियर है जिसके थ्रू जा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे नदी होती है ना, एक नदी है, नदी से ऐसे पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? उसके आर पार एक हाईवे बनाया जाता है, एक पुल बनाया जाता है, जिसके थ्रू जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में भी है। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो आयंस जो नहीं जा पाते हैं उसके लिए एक तरीके का हाईवे, एक तरीके का पुल, एक तरीके का चैनल प्रोटीन, एक तरीके का टनल और एक तरीके का कैरियर प्रोटीन्स हैं जो उनको रास्ता देती हैं ताकि ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल इसके अंदर आ पाए, ताकि जो आयंस हैं वो अंदर आ पाए, ठीक है, आयंस, ग्लूकोज ये शरीर के अंदर आ पाए। तो ये चैनल प्रोटीन्स उनको रास्ता देती हैं, ठीक है। अब जो ये पेरिफेरल और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है ना, इनका क्या काम होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? एक तरीके का रिसेप्टर का काम करती हैं, रिसेप्टर, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या करता है? ये रिसेप्टर सेंस करता है, ठीक है। रिसेप्टर मतलब होता है रिसेप्ट करना, सेंस करना। कोई आया, हार्मोन आया, स्टेरॉइड हार्मोन, वो यहाँ पर आके अटैच होगा, ऐसे अटैच हो जाएगा। जैसे ही वो अटैच होगा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, सेल के अंदर की, ये सेल के अंदर जैसे ही अटैच हुआ, ठीक है, अंदर एक सिग्नल दे देगा, भैया रिश्तेदार आए, लड्डू बना के लाओ। तो वैसे ही रिसेप्टर जैसे ही अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ वो रिसेप्टर आए, अब हमें क्या काम करना है, वैसे ही ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा भी काम है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, एक तरीके की एंजाइमल एक्टिविटी भी करते हैं। एंजाइमल एक्टिविटी कैसे करते हैं? इसको वैसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन एंजाइमल एक्टिविटी कैसे करते हैं, जैसे कोई आया, ठीक है, कोई भी एंजाइम आया, ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम है, दूसरा एंजाइम है, ठीक है, एक मतलब एक एंजाइम है, ठीक है, दो केमिकल रिएक्शंस होनी है, ठीक है, A+B B+C दोनों होनी है। तो उसको कैटेलाइज करता है, एंजाइम आता है, उसको कैटेलाइज करता है, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो जाती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो एक तरीके का एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये प्रोटीन जो होती है ना, एक तरीके का सिग्नल भी काम करती है। सिग्नल जैसे यहाँ पर किसी ने आया और यहाँ पर अटैच हो गया, वो अंदर एक सिग्नल देगा, सिग्नल कास्केड की सिग्नल देगा कि अंदर जो भी सेल्स के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये आगे अटैच होगा और ये सिग्नल देगा कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर, मतलब जो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, वेसिकल्स में बनाता है, फिर वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से अटैच होकर बाहर जाती हैं। प्रोटीन या ये रिसेप्टर क्या बोलेगा, मतलब ये सिग्नल देगा, बोलेगा कि तुम प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन बनाएगा, बोलेगा हार्मोन बनाओ, तो हार्मोन बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, हार्मोन सेल जो दूसरी वाली सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सेल के बाहर चला जाएगा, ताकि जो सेल के बाहर जो ज़रूरत है वो पहुँच पाए। ये काम करता है पेरिफेरल प्रोटीन। और दूसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़, अब इनके ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं ना इनको। अब कुछ प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होती है, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन करते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या काम करते हैं, एक तरीके का एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग रिस्पॉन्स देती हैं, मतलब हमें रिकॉग्नाइज करने का भी एक तरीके का एक्टिविटी करती है पेरिफेरल प्रोटीन, कि कौन सा सेल कौन सा है, ठीक है, और वो हमारा ही सेल है, इसको
क्या करना है, उसको पहचानने के लिए ये प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। तो ये काम था इंटीग्रल प्रोटीन का और पेरिफेरल प्रोटीन का काम। अब पूरी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो क्या क्या काम करती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैसे कैसे काम करती हैं। ये सेल प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं वो क्या होती है। अब हम उसमें हमने समझा था कि थोड़ा बहुत कि क्या क्या फंक्शन होता है। अब हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा दिमाग जो है बैल बुद्धि है ना, जो नहीं समझ पे आता है, जो दिखती है वही समझ जाता है। ठीक है, और उसको रट लेता है, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता है उसका रीज़न क्या होता है। तो सबसे ज़रूरी हमें कि उसको हम समझें, अच्छे से समझें, ताकि हम जब पेपर में लिखें तो हम यार वो पढ़ा था हमने, क्या था वो, ट्रांस, अगर याद नहीं आ रहा आगे का, सिर्फ एक वर्ड याद आ जाए पूरा याद आ जाएगा। तो रटना नहीं, समझना ज़रूरी है। तो क्या होती हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कैसे काम करती हैं उसको हम समझेंगे। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, पहले तो एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और वो काम क्या करती हैं एक्चुअली, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं सबसे पहला है काम उसका ट्रांसपोर्टेशंस का। क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करने का। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जैसे गाड़ी होती है मोटरसाइकिल ओला, क्या करती है हम लोग को लेके इधर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर या सेल के अंदर से सेल के बाहर लेके जाना, वो है सेल ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सेल ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, और किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ग्लूकोज को और आयंस को। ठीक है, जो आयन चैनल, स्पेसिफिक आयन चैनल जो होती है ना, वो सिर्फ आयंस को ही क्या करती हैं, आयंस को अंदर, जैसे एक क्लोरीन आयन है। ठीक है, अब इस क्लोरीन आयन को ये चैनल, जैसे ये है हाइयर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा और अंदर क्या है कम कंसंट्रेशन है, तो अपने आप क्या करेगा, ये चैनल प्रोटीन्स इनको अंदर कर देगी। क्यों, क्योंकि वो बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करना हमें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करना है हमें, तो ये अपने आप आयंस अंदर आएंगे। तो किसके थ्रू आएंगे, ये किसके थ्रू है, ये प्रोटीन्स है जिनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो आयन चैनल क्या करेंगे, ओनली आयंस को अंदर आने देंगे सेल के अंदर। ठीक है, और ये मैकेनिज्म क्या है, एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट करें। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन एक तरीके का ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं, जिससे आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर जाते हैं जैसी ज़रूरत होती है, या इक्वल करने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया। अब दूसरा है कैरियर। ठीक है, अब ये कैरियर कैसे है, जैसे फिगर देख रहे हैं ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बना हुआ है। ठीक है, पहला ये फिगर है, पहला ये, दूसरा ये। पहले फिगर में क्या है कि ये रिसेप्टर यहाँ पर आके, ये रिसेप्टर है। ठीक है, ये रिसेप्टर है। ठीक है, अब ये एक तरीके का रिसेप्टर है, तो जो प्रोटीन है एक तरीके का रिसेप्टर का भी काम करती है, जैसे इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें रिसेप्टर आके अटैच हुआ, ये जो रिसेप्टर में एक हार्मोन, ठीक है, हार्मोन आके अटैच हुआ। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करेगा, अंदर की एक्टिविटीज को क्या करेगा, इनहांस करेगा। ठीक है, हार्मोन्स, अब जैसे ये तो हार्मोन का काम हो गया, हार्मोन्स आ गया। ठीक है, दूसरा जैसे अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर आना है। ठीक है, तो सेल के अंदर कैसे आएगा, रिसेप्टर पे अटैच होगा। अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन अपना शेप चेंज करेंगे, पहले सीधी थी अब उल्टी हो जाएंगी, तो ये सीधी थी अब उल्टी होगी। तो अमीनो एसिड पहले बाहर था, अब ये सेल के अंदर आ जाएगा ताकि प्रोटीन बना पाए। अमीनो एसिड क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का। अमीनो एसिड सेल के अंदर क्या जाएगा और जो प्रोटीन्स बनाएगा अंदर सेल के अंदर, जो ज़रूरी है, सेल को भी ज़रूरत है ना प्रोटीन्स की, तो अमीनो एसिड ऐसे अंदर जाते हैं, रिसेप्टर पे अटैच होते हैं, रिसेप्टर फिर अपना शेप चेंज करते हैं, फिर अमीनो एसिड सेल के अंदर जाता है। दूसरी चीज़ हार्मोन भी रिसेप्टर पे अटैच होते हैं, फिर सेल के अंदर जैसे ही अटैच हुए सेल को पता चल जाता है कि वो आए हैं फूफा जी समोसा बनाओ, तो वैसे रिसेप्टर पे अटैच होगा तो हार्मोन अंदर एक सिग्नल दे देगा, फिर अंदर के जो भी हैं ऑर्गेनिल्स वो बनाना शुरू कर देंगे जो उनका काम है। तो एज अ कैरियर, प्रोटीन एज अ कैरियर काम करती हैं। ये क्लियर हो गया, आयन चैनल्स क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज़ है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये तो इंटीग्रल प्रोटीन काम करती हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल जो प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द बाउंड्री पे जो प्रेजेंट होती हैं, वो एंजाइम्स का काम करती हैं। कैसे, जैसे A+B एक तरीके का केमिकल है। ठीक है, उसको बनना है C+D बनना है, यही तो होती है केमिकल इक्वेशन। वाटर जो दो बनते हैं फिर बाद में सॉल्ट बनता है ना। ठीक है, तो इसके बाद ये बनता है, तो उसको एंजाइम, इसको होने में पता है बहुत सारे साल लगेंगे, बहुत साल लगते हैं। एक केमिकल रिएक्शन को होने में बहुत सारे साल लगते हैं, तो उसको आसान करता है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करता है उस रिएक्शंस को, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है।
ठीक है, जो बहुत सालों बाद होना था वो 1 सेकंड में हो जाता है एंजाइम की वजह से। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है एज अ एंजाइम काम करती हैं, ताकि जो बाहर की जो एक्टिविटी एक्स्ट्रा सेलुलर वो आसान हो जाए, जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो। वरना पता चला कि हमें खाना खाना है, हमें एनर्जी मिल रही परसों, ठीक, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आज खाना खाएंगे अभी तुरंत एनर्जी मिलती है। तो एंजाइम अपना स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। तीसरी चीज़ है एंजाइम। अब चौथी चीज़ है लिंकर्स। अब लिंकर्स का कैसे काम करते हैं, मतलब लिंकर्स क्या काम करते हैं, तो ये भी पेरिफेरल प्रोटीन्स बेसिकली काम करती हैं, जो तुम्हारे सेल बाउंड्री पे प्रेजेंट करती हैं। ये क्या करती हैं, सेल के अंदर भी, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, क्या करते हैं, उसके अंदर, सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, जिसको माइक्रो फिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना, ये इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो किससे, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। जैसे पिलर होता है ना, दीवार है, दीवार बनाइए, दीवार पिलर से कनेक्ट होता है, फिर दीवार से कनेक्ट होता है, पूरी तरीके से कनेक्ट होता है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है ना इसके अंदर, ऐसे ऐसे, तो वो जो पेरिफेरल प्रोटीन है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तब क्या होता है, वो कनेक्शन अच्छा हो जाता है, मजबूत, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बना रहता है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहता है, बिकॉज ऑफ दिस पेरिफेरल प्रोटीन। सेल के बाहर भी ये जो वो होते हैं ना मैट्रिक्स, सेल के बाहर मैट्रिक्स होता है, उसको भी कनेक्ट करते हैं, ताकि ये दूसरे सेल के साथ भी कनेक्ट हो पाए, दूसरे सेल के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए, और जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, वो अच्छे से कनेक्शन होता है इसके साथ, पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ। तो ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन को कनेक्ट करता है, ताकि सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी मिले, और दूसरे सेल के साथ कनेक्शन भी अच्छा बनाता है। और तीसरी चीज़, जो मैट्रिक्स होता है ना सेल के बाहर, उसको कनेक्शन की पॉसिबिलिटी कौन दे पाता है, ये क्या करता है, एंकर्स फिलामेंट, जो अंदर के फिलामेंट्स होता है उसको मजबूती देता है। जैसे एंकर के स्विच आते हैं ना, सबसे अच्छे कौन से स्विच, एंकर के स्विच, ठीक है। तो वैसे फिलामेंट्स को क्या करता है, एंकर करता है, अच्छा बनाता है। लिंकर समझ आए, क्योंकि ये लिंक करता है। अब आइडेंटिटी मार्कर, अब पांचवा है आइडेंटिटी। अब जो प्रोटीन्स होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वो आइडेंटिटी मार्कर कैसे काम करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, पेरिफेरल प्रोटीन्स के पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ अटैच होते हैं, उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच है तो वो एक आइडेंटिटी मार्कर का काम करते हैं, एक तरीके का एंटीजन रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे सेल्स को कैसे सेल्फ सेल्स बताती है, क्योंकि वो हमारे सेल्स के हमारे एंटीजन होते हैं। सेल्स को पहले पता होता है हमारे एंटीजन, लेकिन हमारे शरीर में जैसे का कोई फॉरेन एंटीजन आ गया तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है, उनके ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसको सेंस करता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वो फॉरेन एंटीजन है, उसको मारना है। वो कौन काम करता है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स ये काम करते हैं। तो हमारा इम्यून सेल्स का बहुत मेजर फंक्शंस परफॉर्म करने का जो साथी है ये एंटीजन। अगर एंटीजन ना होता तो इम्यून सेल्स पहचान ना पाते हैं, हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, हमारे अंदर डिजीज भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इम्यून सेल्स ऐसे ही उनको सेंस करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान पाते हैं कि वो हमारे नहीं दूसरे हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से। अब दूसरा एग्जाम्पल है RBC। RBCs जो होती है ना, RBC, ठीक है, RBCs के पास एंटीजन होता है खुद का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं A एंटीजन, B एंटीजन और AB, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है उसको O बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर जो एंटीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे अगर A एंटीजन है तो उसको A ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A ब्लड ग्रुप। B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है A और B तो मतलब AB ब्लड ग्रुप। कोई एंटीजन नहीं है तो O। ऐसे ही क्लासिफाई किया गया है हमारे ब्लड ग्रुप को, क्योंकि उसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है। इस एंटीजन को पहचान के हम बता पाते हैं वो RBC A ब्लड ग्रुप की है, B ब्लड ग्रुप की, AB की है कि O की है। किसकी मदद से, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है बेसिकली उसका काम क्या है कि हमारे आयंस को, ग्लूकोज को, जो भी बड़े बड़े सॉल्यूट्स होते हैं ना, जो लार्ज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और वाटर सॉल्यूबल, ये सारी तीनों चीज़ों को इसके अंदर पहुंचाना, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो चार्ज हैं तो अंदर जा नहीं पाएंगे, वाटर सोल्यूबल है तो भी नहीं जा पाएंगे, लार्ज हैं बड़े बड़े तो भी नहीं जा पाएंगे। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एक तरीके का पुल, एक तरीके का हाईवे बनाती हैं, ताकि आयंस और चार्ज मॉलिक्यूल इसके पार
इसके अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा पाए ईजिली, आसानी से, इसलिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। और एक तरीके का ये कैरियर रिसेप्टर की तरीके का काम करता है। रिसेप्टर क्या करता है, सेंस करता है कि कोई आया है, फिर अंदर की जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। फिर एंजाइम, अगर कोई भी बाहर एंजाइम मतलब कोई रिएक्शन होती है उसकी स्पीड अप बढ़ाना ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है। लिंकर्स हमारे अंदर के जो फिलामेंट्स होता है उसको पकड़ के रखता है ताकि हमारे सेल की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे अच्छे से। फिर सबसे ज़रूरी आइडेंटिटी मार्कर, जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक तरीके के आइडेंटिटी मार्कर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है, ओ, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉरेन मटीरियल्स को, फॉरेन बैक्टीरिया को मार पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया? ये सारे काम हो सकते होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के, और हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ये सारे काम होते हैं। अब हम समझेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। अब जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ना, बेसिकली दो तरीके की होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती है और ग्लाइकोलिपिड्स होती है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे होगा, ठीक है, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे लिपिड्स पे अटैच होगा उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड्स के साथ अटैच है इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। और इनका एक काम है जो हम समझ चुके हैं पहले से ही, एंटीजन का काम, एंटीजन रिकॉग्निशन, एंटीजन रिकॉग्निशन का, आइडेंटिटी का, ये दोनों काम है, ठीक है। हमारे खुद के एंटीजन को और बाहर के एंटीजन को पहचानना, और आइडेंटिटी पहचानना कि ये हमारे हैं कि दूसरे। ये कौन देता है? हमारे सेल को एक आइडेंटिटी देना, ये देते हैं सेल की आइडेंटिटी। ये सेल है एक, ये सेल है ए ग्रुप का सेल है, ठीक है, ये सेल बी ग्रुप का सेल है, तो ये आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। और ये एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे सेल, हमारे अंदर के जो सेल है वो अच्छे सेल हैं, जो बाहर कोई बैक्टीरिया का वो बुरे सेल है, उनको मारना, ये WBC का काम है। तो ये कौन देता है? मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।